बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टू यू के साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट और सोशल मीडिया पे भी आप इनको देखते रहते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ इनके भी वो क्या है ना, वो नोक जोक जो है वो होती रहती है। तो कैसे हैं वसीम साहब, ठीक हैं? अल्लाह का तो शुक्र। ये कुछ तरमीम का बताएं यार, ये सही फांसी गया है कि मौलाना मान ही नहीं रहा और जनाब लग रहा है कि काम कोई और तरफ ही जा रहा है। सदीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सीनियर साहबी कह दिया। नहीं, आप अब सीनियर हैं दोस्त कह माशाल्लाह। देते हैं, वो उनकी अपनी मोहब्बत है। वैसे हाँ, हम आपसे बड़े जूनियर हैं, आपको हम देखते भी रहे। हम उस वक्त मीडिया में नहीं थे, आपको उस वक्त हम मीडिया में देखते थे। और जो आईनी तरमीम का आपने सवाल किया, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि चल क्या रहा है। हाँ। लेकिन चलें, आपने सवाल पुट किया है तो जाहिर सी बात है कि एक मल्टीपल जी ओपिनियन बिल्कुल, आ जाती हाँ है। बिल्कुल जरूरी है। तो सदीक साहब, आप भी समझते हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि जो पूरा जोर लगाया जा रहा है ना कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, हाँ। या जो सवाल उठाया जाता है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा। सही। एक तो ये सवाल करने वालों पे मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब हुकूमत एक आईनी तरमीम करने जा रही है, थोड़ी है ज्यादा है जैसी भी है, सही। तो हुकूमत के कुछ ज़हन में तो है। हाँ, ये तो है। हुकूमत के कुछ ज़हन में तो है और वो बता भी नहीं रहे। कुछ चीजें अयां भी हैं, आप भी अंदाजा लगा ज़हन में तो सकते हैं। यही है ना कि मंसूर अली शाह को या मुनीब को नहीं बनने देना। बिल्कुल बिल्कुल ज़हन में ये नजर आ रहा है। लेकिन उसमें देखे ना कि अभी जो एक और चीज चल रही है, मौलाना साहब कहते हैं जी वो बेंच बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। ये कहते हैं वफाकी आईनी अदालत बनाएं। हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें कहते हैं जी आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना जी दें। बिल्कुल। अब इसके ऊपर जो इख्तलाफ मौजूद है या जो एक रुकावट है, इसको अबूर आपने कैसे करना है, हाँ। इसको आपने पार तो जाना है। जी जी। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब के रवैये में लचक भी है और मौलाना साहब कह भी चुके हैं कि कुछ ले और दो की बुनियाद पे होता है। कुछ वैसे आपने मौलाना हमेशा लेने देने पे जो है ना वो ज्यादा यकीन रखते हैं। सियासी अंदाज में। सियासी लेकिन लैंग्वेज। वो जैसे आसिफ जरदारी साहब हो गए, मौलाना साहब हो गए, ये ऐसे सियासतदान है ना जो कि अपने फायदे से हटकर कोई चीज सोचते नहीं। सियासी फायदे सियासी फायदे। अब सियासी फायदे के आगे जाके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाँ, उसका अगर रिटर्न बैक कुछ और भी हो जाए, हाँ वो सही बात है, वो भी फिर शामिल हो जाता है। लेकिन वो कहते नहीं ये घाटे का सौदा नहीं करते। घाटे, ये लफ्ज ठीक है, घाटे का सौदा नहीं करते। अब ये जो हमारे दोस्त बात कर रहे हैं ना कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन इतनी ताकीद का शिकार क्यों हो रहा है, तो मेरी जो इसके ऊपर राय है ना, मुझे ये लगता है कि हुकूमत मंसूर अली शाह साहब को नहीं लाना चाहती। वो तो नजर आ रहा है, मंसूर अली शाह साहब को नहीं लाना चाहती। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत बने या आईनी अदालत ना बने, मौलाना साहब की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी सामने आती है, नहीं आती कि वो आईनी तरमीम पे नहीं आते, आईनी अदालत पे नहीं आते, तो फिर एक ऑप्शन और भी है। अच्छा, वो उस पे आ गए, जजेस तकर्री 18वीं तरमीम के मुताबिक करने के ऊपर जो है वो आ गए। हाँ। उनके जो मसवदा है उसमें ये चीज मौजूद है तो के जो है वो इसको आईनी बेंच और आईनी अदालत वाला मामला उनका जी बाद में ले जाएं। हाँ। इसको आप पहले कर लें, आज इसका भी फैसला हो जाना। वैसे चले वही ना, उसमें अब जो मतलब जो समझाने की चीज है, बताने की चीज है, वो नहीं होती। जो लोग जोर लगा रहे हैं भी आईनी तरमीम नहीं हो रही, आईनी तरमीम अगर नहीं भी होती, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से ये तरमीम करेंगे और उसमें जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, जैसे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हुई है पिछले दिनों, वहां पर तो सीनियर प्यूनी जज की कोई कदर नहीं। जी जी, ऐसा ही। आप उसमें से जिसको भी चाहे लगा सकते हैं। वो पूरा आलिया नीलम शर्मा को लगाया ना, पैनल नंबर पे थी। हाँ, नहीं, पांचवें नंबर पे थी, उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया गया। तो अगर आईनी अदालत नहीं भी बनती, इस पे इत्तेफाक नहीं भी होता, मौलाना साहब फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं भी करते, तो ये काम शायद हुकूमत बैठ के इन जमातों के साथ उनके साथ कर लेगी कि पैनल जाए चीफ जस्टिस के लिए। आपकी मुझे इसी बात से ना आजम नज़ीर तारक साहब वाली बात याद आ रही। उन्होंने पिछले दिनों ना ये मीडिया से उधर पार्लियामेंट हाउस में जब मीटिंग थी ना, ये बात कही और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का डिसाइड कर रहे थे, तो जो इनका कमीशन है ज़ाहिर है वो लॉ मिनिस्टर के तौर पर उसके मेंबर, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये तजवीज़ दी कि जनाब इधर आप सीनियरिटी को ना देखें, आप परफॉर्मेंस देखें। हाँ। आप उनकी जो है जो कारकर्दगी देखें, उनका डिसिप्लिन देखें, उसकी बुनियाद पे लाएं। तो उन्होंने कहा ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद कहा और हमने उनकी बात मान ली, तो वो एक जवाब उसके ऊपर इसके साथ याहिया अफरीदी साहब ने भी कुछ कहा था। हाँ, अच्छा, याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा था कि हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट ऐसे होनी है कि सीनियर प्यूनी जज को कंसीडर नहीं करना, तो उन्होंने मेरी राय ये है कि जब नीचे से बंदा
ऊपर आ जाए और चीफ जस्टिस बन जाए और सीनियर जजेस सुपरसीड हो जाए, सही, तो फिर उनको रिटायर हो जाना चाहिए, वो उनको घर चले जाना चाहिए। आर्मी जनरल वाला साहब, आर्मी जर्नलों वाला साहब, सुपरसीड। क्योंकि ये याहिया अफरीदी साहब ने इसलिए राय दी क्योंकि आज के हालात का किसी को पता नहीं, ये कोई नहीं कि आज क्या सूरत हाल बननी है, या जब ये इजलास मार्च में हो रहा था तब आगे क्या होना किसी को पता नहीं था, क्या हालात बनने हैं। उस वक्त ये जजेस ने अपनी राय दी। जी जी। अब हुआ ये था कि जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने थे, अगर मैं सदीक साहब गलत नहीं हूं, तब भी ऐसा हुआ था कि वो उन्होंने सुपरसीड किया था अपने चीफ जस्टिस, अपने सीनियर को, पेशावर हाई कोर्ट में। अच्छा। उनके सीनियर सुपरसीड हो गए थे और ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए थे। लेकिन सुपरसीड होने के बाद जो उनके सीनियर थे वो पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद रहे, जैसे अभी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट में सूरत हाल है, तो जाहिर सी बात है फिर वो एक चीज तो ज़हनों में आती ना कि यार ये मेरे सीनियर हैं, आप चीफ जस्टिस बने हो। जैसे मैं आपके साथ बैठा ब्लॉग कर रहा हूँ, आप होस्ट भी हैं, आपने मुझे सीनियर कहा, लेकिन मेरे दिल में तो है ना ये सीनियर आप हैं, आपकी मोहब्बत। वो एक चीज फिर फील होती है। ये याहिया अफरीदी साहब की राय फिर अगर ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर इस हवाले से आप अंदर की खबरें भी रखते, उनके अंदर क्या राय पाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आप मुझसे राय जानना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद साथियों से पूछ रहे हो, मतलब जिसका जहां पे कोई लिंक है उनके चैम्बर के साथ, कि हो गया जनाब क्या हो रहा है, शाहजी आ रहे हैं, शाहजी नहीं आ रहे, कौन आ रहा है, काजी साहब रहेंगे या काजी साहब नहीं रहेंगे, कौन बनेगा चीफ जस्टिस। ये जिस तरीके से, क्योंकि इसमें ये सारा पर्दे के पीछे क्यों रखा गया, या अंधेरे में सारी चीजें क्यों रखी जा रही हैं, इसकी सियासत बेशक हमारे साथी दोस्त बात करते हैं कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, हुकूमत को क्या खतरा है, क्यों आईनी तरमीम करने जा रही है, ये अदलिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है, अदलिया को कमजोर किया जा रहा है, अदलिया को एग्जेक्टिव के नीचे लाया जा रहा है। लेकिन वो हमारे साथी फिर भूल जाते हैं कि जुडिशियल ओवररीच भी एक चीज है। मतलब अख्तियारात की अगर तकसीम कर दी गई है किसी जगह पे, तो फिर सिर्फ ये तो नहीं कि एग्जेक्टिव और जो मुकन्ना है वो अपने अख्तियारात के अंदर रहें, या उनके अख्तियारात को करटेल करके आप अपने पांव इतने फैला दें कि आप उनके अख्तियारात में भी चले जाएं। तो जुडिशियरी की तरफ से जो होता रहा माजी में वो हमसे ढका छुपा नहीं है। अगर एक अच्छा काम होने जा रहा है तो उसको भी सराहना चाहिए, ठीक हो गया, उसको भी सराहना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट में, मतलब आर्टिकल 25 भी तो है ना, मतलब हाई कोर्ट में आप सीनियर क्यों जज को नहीं लगाते चीफ जस्टिस, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये तरीकाकार क्यों ना हो, वो हवाला दे देते ना जी। वो क्या खैरी साहब जो थे वो बहुत हो गए जहाज ट्रस्ट केस वाले, उसका हवाला वो फैसला भी जुडिशियल ओवररीच है। अच्छा। जब अख्तियार वज़ीर आज़म का था या उस वक्त सदर का था, तो सुप्रीम कोर्ट फैसले दे के जजेस की अपॉइंटमेंट करवाने लग गई। मतलब उसके अख्तियारात में आपने जाके तजावुज तो किया, आपने जाके मुदाखलत तो की, और कहां कहां नहीं किया आप देखें। ये बात भी है। रेकोडेक वाला केस आपके सामने है, जी। कारके वाला आपके सामने है, नवाज शरीफ को कैसे निकाला गया, ये सामने, पनामा और निकला इकामा, और उस पे भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए जब कोई कानून नहीं मिला, आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल ली। ये भी तो है ना कि ये तो फिर आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल ली। और फिर चले एक और चीज भी है, तो सब ये भी देखें कि अब एक सियासी जमात जो अदालतों पे जजेस पे दबाव बढ़ाती है, उसके लिए तो आर्टिकल 187 भी आ जाता है। ठीक है, आ जाता है कि नहीं आ जाता? ये मखसूस नशिस्तों के केस में अब हमारे जो साथी जिनके साथ आप कहते हैं हमारी नोक चोक चलती रहती है, वो कहते हैं जी ये मैंडेट तहरीक इंसाफ का था, ये वोट तहरीक इंसाफ का था, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं पता था कि हमारा मैंडेट है। वो ना इलेक्शन कमीशन में गई अपने मैंडेट के लिए, मखसूस नशिस्तों के लिए, ना वो पेशावर हाई कोर्ट में गए, और अगर सुप्रीम कोर्ट में चले भी गए थे, वहां पे जज साहब ने कितनी मरतबा पूछा जनाब आपको चाहिए? जी हमें नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी, इनकार के बावजूद, कोई रजू करने के बावजूद मखसूस नशिस्तें आर्टिकल 187 के तहत उनको दे दी। उनके लिए तो आर्टिकल 187 इस्तेमाल हो, वो भी तो, लेकिन जो अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हो उसके लिए 187 इस्तेमाल हो, उसके लिए ब्लैक लॉ जिसमें निकला है। असल में भी तो देखना है, इदारों के इख्तियारात और इदारों के पावर्स की जंग है इस वक्त, कौन ताकतवर है। अब काजी फैसल साहब से इनको शिकवा क्या है? काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब का डायरेक्टली तो कोई केस नहीं सुना। अपील में सिर्फ वो नैब तरमीम वाला सुना, क्योंकि अब अपील में सुनना ही सुना था, क्योंकि पहले एक राउंड हो चुका था। उसके अलावा तो डायरेक्टली कोई केस भी नहीं सुना, और इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला भी नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। मसला यहाँ पे ये है कि काजी फैसल साहब, मेरे ख्याल में जब से मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग शुरू की है 2011 से, हमने ये तो देखा है कि अदलिया की तरफ से पार्लियामेंट के ऊपर चीजें थोपी गई हैं, चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से, जजेस की तरफ से। काजी फैसल साहब ने पार्लियामान को रिगार्ड दिया,
पार्लियामान को इज्जत और तकरीम दी। आपको याद होगा वो कौमी असेंबली में जाके बोले, उन्होंने खिताब किया बकायदा पे तौर पे, आइन की किताब भी किया। आप एक देखें कि ताहियात नाहिली का और वो पार्लियामेंट की कानून साजी का हक जो है वो तस्लीम करते हैं, जो कि बाकी नहीं करते, तस्लीम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तशरीह के नाम के ऊपर कानून उड़ा देते हैं, तशरीह के नाम के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो रीराइट जो करना है वो उसके बिल्कुल खिलाफ। 63A जुडिशियल रिव्यू होनी चाहिए। वो काजी साहब भी कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। अगर बुनियादी हकूक के खिलाफ है तो वो सेक्शन उड़ना चाहिए, बिल्कुल सही, वो सेक्शन उड़ना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा कानून उड़ा देना ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है। इस वजह से आप काजी फैसल ने कितने सो मोटो लिए, कोई दरखास्त नहीं आई, सो मोटो ले लिया, या दरखास्त आई उसके ऊपर सुन के ऐसे ऑर्डर दे दिए कि जुडिशियल ओवररीच हो गया या आपको जुडिशियल मार्शल लगा वो नजर आए। ये चाहती है जी कि चेक एंड बैलेंस हो, लेकिन अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस के खिलाफ है। यही तो बात है कि अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस, अपने वो कहते हैं जी हम सुपीरियर हैं, लफ्ज़ सुप्रीम आ गया, वो कहते हैं जी हमें कोई नहीं वो करने वाला। ये इसी चीज की तो बात हो रही है ना कि जब आप ठीक है ना, और बाकी कहते हैं जी आप एहतसाब के कटहरे में भी आए, आप हमारे कटहरे में भी आए, आप कानून के कटहरे में भी आए, लेकिन खुद जो है वो खुद इन चीजों के जो है वो खिलाफ। अरे चल इसकी और मिसाल ले लेते हैं ना, ये जो आपने कहा ना कि निगरानी नहीं होनी चाहिए कि हमने होनी चाहिए ना जी। अच्छा, जो अदलिया की बात सुने, आपको याद होगा, मुझे याद आ गया, क्या जरूरत थी जस्टिस एजाजुल एहसन को निगरान जज बना दिया कामा वाले फैसले में, तो ये निगरानी करेगा, बनाया ना, बनाया। खुद इनकी निगरानी है तो पार्लियामेंट गए तो कहते हैं पार्लियामेंट का इस्तेहकाम नहीं, पार्लियामेंट का इस्तेहकाम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें भी आपको बताऊं, अब आपने वो एजाजुल एहसन साहब वाले निगरान जज का मामला भी छेड़ दिया। जब ये रेफरेंस 3 बनाने का हुक्म दिया ना, तो जो नून लीग के शरीफ खानदान के वकला थे वो गए थे नीचे एहतसाब अदालत, ठीक है, कि ये तीनों रेफरेंसेस में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो एक ही नोयत के, ठीक है, आप इनको यकजा कर दें या यकजा नहीं करना तो आप सबको सुन के फिर एक साथ फैसला करें। बिल्कुल सही। वो एहतसाब अदालत ने रिलीफ नहीं दिया, वो हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया कि आप सब रेफरेंस सुन के फिर इनका फैसला कीजिएगा, ठीक है, यानी एवन फील्ड का अलग से फैसला ना हो, फ्लैगशिप का अलग से फैसला ना हो, अजीजिया का अलग से फैसला ना हो, सब जब आप सुन लें फिर आप एक साथ तीनों पर बेशक अलग अलग फैसले कर दीजिएगा, ठीक हो। अब उसमें आपको याद होगा 6 माह दिए गए थे एहतसाब अदालत को, जब 6 माह दिए गए, 6 माह गुजर गए, तो फिर वो एहतसाब अदालत रजू सुप्रीम कोर्ट से करती थी हमारी मयाद बढ़ा, ऐसा ही। तो उस मयाद बढ़ाने की एक दरखास्त में साकिब निसार साहब थे, उस बेंच में हेड कर रहे थे, एजाजुल एहसन साहब थे, और इलेक्शन करीब आ चुका था, 2018 का इलेक्शन करीब आ चुका था। उसमें साकिब निसार साहब ने कहा कि ये जो आप एक केस कंक्लूड करके बैठे हैं इवन फील्ड वाला, इसका फैसला आप क्यों नहीं सुनाते? अब अपील कोई नहीं है इनके पास, नैब की भी कोई अपील नहीं है, ठीक है, मामला सिर्फ आया है कि आप हमें तौसीह दे दें ताकि हम बाकी 2 रेफरेंस को सुन के इसका फैसला कर दें। उसमें साकिब निसार साहब ने ऑब्जर्वेशन दे दी कि आप इस इलेक्शन से पहले, ये कहा गया कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले अल-जजीरा का फैसला तो देना, एक केस तो कंक्लूड हो ना। वो फैसला जब आया आपके सामने, नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बीमार लंदन में छोड़ के आए, मरियम नवाज अपनी वालदा को छोड़ के आए, और जैसे यहाँ पे आए और उनको जेल भिजवा दिया। व्यूअर्स, आपने इमरान वसीम साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन इस मौजू पे हम जितनी बात कर लें, एहतसाब अगर होना है तो सबका होना चाहिए, उसमें कोई तकसीम तफरीक जो है वो या पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, बाकी आलमी इदारे हैं उनका अपना इख्तियार है। जब तक ये मुदाखलत का सिलसिला एक दूसरे के में आप बंद नहीं करेंगे, ये मुदाखलत का सिलसिला सिर्फ एक बात कहूंगा, एक वजह से बंद हो सकता है जब आप एक दूसरे को एहतराम देंगे, एक दूसरे के जो अख्तियारात हैं उसका रिगार्ड करेंगे। जी, आखिरी बात उन्होंने कर दी, इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।